सांस रहे थे। मैंने लोगों को दम तोड़ते देखा, भागते भागते वो गिर रहे थे और मर रहे थे। भोपाल गैस त्रासदी कहानी ये वो है जिसमें हजारों लोगों की जानें एक झटके में चली गई थी। भोपाल की वो काली रात 30 दिसंबर की इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई, जिसमें लोग जल्द से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उल्टियां कर रहे थे, भागते भागते वो खांस कर मर रहे थे लोग। MIC गैस भोपाल वासियों के ऊपर यमराज बनकर आई थी। उसमें क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान और यहाँ तक कि जानवर भी सड़कों पर मरे पड़े थे। लोग देख रहे थे कि ये आखिर हुआ क्या था, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं था। वो कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, लेकिन यही जल अगर MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड में मिल जाए तो लोगों को जीवन को हरने में देर नहीं लगाता। ये किसे पता था कीटनाशक बनाने वाली कंपनी भोपाल वासियों का नाश का कारण बनेगी, ये यूनियन कार्बाइड कंपनी। नमस्ते दोस्तों, अगर आप यूनियन कार्बाइड कंपनी को नहीं जानते तो एवर रेडी सेल को तो जानते ही होंगे। 1994 में इस यूनियन कार्बाइड कंपनी को एवर रेडी इंडस्ट्री में बदलकर रख दिया गया था। इसका नाम रीनेम कर दिया गया था। यूनियन कार्बाइड कंपनी जिसमें 49% स्टॉक इंडियन इन्वेस्टर्स के पास था और उसी में इंक्लूडिंग गवर्नमेंट भी थी। 1969 में यूनियन कार्बाइड ने भोपाल में अपना एक प्लांट खोला एक कीटनाशक बनाने के लिए, जिसका नाम था सेवेन। दोस्तों, ये सेवेन नाम का जो कीटनाशक था वो MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड से बनाया जाता था, जो कि बहुत ही खतरनाक केमिकल था। ये MIC दूसरे देशों से लाया जाता था इंडिया में, जिससे कि MIC सेवेन नाम का जो प्रोडक्ट था, जो कीटनाशक था, वो बन सके। पिछले 11 सालों से सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 1980 आते यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी, उसकी जो सेल्स थी वो काफ़ी नीचे गिरने लगी। जब सेल्स काफ़ी नीचे गिरने लगी तो यूनियन कार्बाइड ने ये फैसला लिया कि जो हम MIC बाहर दूसरे देशों से इंपोर्ट करते वो यहीं इंडिया में ही बनाएंगे। कंपनी जितना सेवन बना रही थी उतना बेच नहीं पा रही थी, इसलिए कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करनी शुरू कर दी। जैसे कि कहीं से कोई लीकेज हो रहा हो तो वहाँ पर पाइप रिप्लेस करने की जगह वहाँ पर वो चालू हालत में किया और वहाँ पर वो पाइप लगा दिया। और वर्क फोर्स में भी उसने काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करनी शुरू कर दी, जैसे कि अनक्वालिफाइड एम्प्लॉय रखना, जिसने उनकी क्वालिफिकेशन है ही नहीं उस कंपनी में काम करने की, उस तरीके के एम्प्लॉय रखना। तो इस तरीके से यूनियन कार्बाइड ने कॉस्ट कटिंग करनी शुरू कर दी। सरकार ने यूनियन कार्बाइड को साफ साफ इंस्ट्रक्शन ये दिए थे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इमरजेंसी होती है, तो आपको इसके लिए पहले से प्लान बनाना है और इसे पूरी तैयारी रखनी है भोपाल वासियों को बचाने के लिए। कंपनी की तरफ से पूरा प्लान होना चाहिए कि अगर भी कोई भी इमरजेंसी होती है तो भोपाल वासियों को कैसे बचाना है, यहाँ पर आसपास जो पब्लिक रह रही है उसे कैसे बचाना है। इस कंपनी का पूरा प्लान होना चाहिए था, लेकिन अफसोस कंपनी ने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया था। इतना खतरनाक केमिकल इस कंपनी में बनाया जा रहा है, इसकी खबर ना ही तो भोपाल वासियों को दी गई थी और ना ही उस कंपनी में काम करने वाले वर्कफोर्स को दी गई थी। मगर एक व्यक्ति इस चीज़ को लेकर चिंतित था, वो था मोहम्मद अशरफ, जो कि उस कंपनी का ही एम्प्लॉय था। उसने अपने दोस्त राजकुमार केसवानी को ये बताया कि इस कंपनी में कहीं ना कहीं रेगुलर लीकेज हो रहे हैं और इसमें इतना खतरनाक केमिकल बनाया जा रहा है, ये आगे आने वाले हमारे भविष्य के लिए खतरा हो सकता है। ये सब कुछ सही हो रहा था। फिर 1981 में मोहम्मद अशरफ की डेथ हो जाती है MIC की वजह से। राजकुमार केसवानी जी, जो कि मोहम्मद अशरफ के दोस्त थे, जिससे उनकी मौत हो गई थी, फिर उन्होंने क्या किया कि प्लांट की अंदरूनी इन्फॉर्मेशन निकाली और उस पर एक रिपोर्ट बनाई, जो कि जिस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया था कि इस कंपनी में कितने घटिया इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे, कितने घटिया सिक्योरिटी सिस्टम है इसमें, कि कभी भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन उनकी इस रिपोर्ट को ज़्यादा पहुँच न दी गई, लोगों तक पहुँचाया गया, उन्होंने बताया। तब उस टाइम पर उस कंपनी पर उन्हें राजकुमार केसवानी जी को लोग बेवकूफ़ समझने लगे थे कि राजकुमार केसवानी जी पागल हो चुके हैं, अपनी हालत में हैं और ये गलत तरीके की न्यूज़ छाप रहे हैं। जब एक रिपोर्ट का कुछ नहीं हुआ तो राजकुमार केसवानी जी ने दूसरी रिपोर्ट लिखी, जिस रिपोर्ट की हेडलाइन लिखी कि ना समझोगे तो मिट ही जाओगे। उन्होंने अपनी दूसरी रिपोर्ट MP के CM और सुप्रीम कोर्ट तक अपनी रिपोर्ट पहुंचाई, लेकिन अफसोस इस बात का था कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया कहीं से, कोई भी। अगर हम इस टाइम पर अगर ये कहें कि राजकुमार केसवानी जी ने पहले ही सब कुछ प्रेडिक्ट कर लिया था कि एक्चुअल में होने क्या वाला है, तो कोई गलत बात नहीं होगी। 1984 2 दिसंबर से पहले प्लांट की क्या हालत थी, आइए जान लेते हैं। प्लांट में MIC के 3 टैंक इंस्टॉल किए गए थे, E610, E611 एंड E619। इन तीनों टैंकों में MIC भरी जा रही थी। सुरक्षा के नियमों के हिसाब से जो तीनों टैंक थे वो 50% से ऊपर नहीं भरे जाने चाहिए थे, लेकिन ये 75% तक सारे टैंक भरे गए थे। मैंने आपको बताया कि E610 और E611 ये 2 टैंक में MIC भरी जानी थी, वो भी 50% की उस पर, लेकिन
अफसोस ये इसमें MIC 75% तक भरी गई थी, लेकिन एक टैंक खाली छोड़ना था सुरक्षा के लिए कि अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो इस टैंक में गैस को इंक्लूड कर दिया जाएगा। इन 50% में अगर कुछ भी होता है तो इस गैस को इस खाली टैंक में भरी जाएगी। लेकिन अफसोस उस रात वो भी टैंक भरा हुआ था। इस घटना से होने से पहले क्या गलतियां थी आइए जानते हैं। टैंकों को पूरा भरा नहीं जाना चाहिए था। नंबर 2, उस टैंक में जो एक में MIC नहीं थी उसमें खाली छोड़ना चाहिए था। नंबर 3, जो टैंक के अंदर नाइट्रोजन से प्रेशर बनाया जाना चाहिए था वो भी सही नहीं था। नंबर 4, जो MIC का जो लेवल बताता था जो मीटर, वो भी उस टाइम काम नहीं कर रहा था। नंबर 5, अगर कोई भी कुछ भी प्लांट में गलत होता तो भोपाल वासियों के लिए एक अलार्म सिस्टम लगाया गया था, लेकिन उस रात वो अलार्म सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। दोस्तों, प्लांट में गलतियाँ बेशुमार थी, तो कैसे हम कह सकते हैं कि कुछ भी गलत ना होता। 2 दिसंबर 1984 भोपाल वासियों के लिए रोज़ की तरह एक आम ठंडी रात थी। 9 बजे वर्कर्स ने आकर अपनी शिफ्ट चेंज की, जिसमें दिन वाले वर्कर गए और रात वाले वर्कर्स आए। उन वर्कर्स की जो रेगुलर ड्यूटी ये थी कि उन जो पाइप्स लगे थे MIC से, जो लिंक्ड पाइप्स थे, उनको धोना। जब वो पाइप धोए गए तो नोटिस किया कि पानी जिधर से डाला जा रहा है उधर से निकल नहीं रहा दूसरी तरफ। यही बात वर्कर्स ने जब सुपरवाइज़र को बताई कि सर, पानी एक तरफ से डाल तो रहे MIC के पाइप में जो लिंक है, दूसरी तरफ से पानी निकल नहीं रहा। तो सुपरवाइज़र ने बोला कि तब तक एक काम करो, इसमें पानी चलने दो, हम तब तक अपना टी ब्रेक ले लेते हैं, बाद में देखते क्या होता है। यही अगर सबसे बड़ी गलती कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि जो पानी चल रहा था वो पानी रुका नहीं। मगर जिस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया था वो था MIC का जो टैंक था E610, उसमें जो पाइप लिंक था, उसमें जो पानी डाला गया था वो रोका नहीं गया। जब वो पानी नहीं रुका और पानी जाकर जिसको स्लिप बैंड थी वो टूट चुकी थी और वो पानी जाकर MIC से मिल गया। जब वर्कर्स को खांसी आई, आंखें जलने लगी और एक जो प्लांट में था वो अलग सी स्मेल होने लगी, तब वर्कर्स का जो ध्यान गया कि हाँ, जो पाइप MIC का जो पाइप था उसे धोने के लिए जो पानी चलाया गया था वो तो बंद ही नहीं किया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि MIC का जो MIC थी वो पूरी तरीके से पानी से मिलकर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इतना हाई हो गया था कि उसका जो ऊपर का कंक्रीट था वो भी टूट गया था। जो पाइप जो ये टैंक्स थे वो अंडरग्राउंड बनाए गए थे और उसके ऊपर जो कंक्रीट था वो टूट चुका था। तब MIC से पानी मिलकर भोपाल के वातावरण में सारी गैस वो फैलने लगी। फिर क्या था, भोपाल फैक्ट्री के जो आसपास के लोग थे तो वो तुरंत ही गैस इनहेल करते ही मौत के घाट उतर गए। कुछ लोग भागते भागते मर गए, उनकी आंखें जल रही थी, लोग उल्टियां कर रहे थे, वो उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि आखिर ये इसका इलाज क्या है। डॉक्टर्स के जो भी क्लिनिक थे वो पूरी तरीके से भर चुके थे और जब डॉक्टर्स ने ये देखा कि लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं तो वो उन्हें ऑक्सीजन देने लगे। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन काम कर रही थी वो एक तरीके से मौत का काम कर रही थी। लोग ऑक्सीजन लेते ही तुरंत ही मर जा रहे थे। सुबह होते होते हजारों लोग मर चुके थे, जानवर सड़कों पर मरे पड़े थे, कुछ लोग भी सड़कों पर मरे पड़े थे, जो लोग फुटपाथ पर रहते थे वो भी सड़कों पर फुटपाथ पर मरे पड़े थे। सुबह होते होते सब कुछ खत्म हो चुका था। सरकार ने इसमें 4000 लोगों के मरने तक का आंकड़ा लगाया था। वहाँ के स्थानीय लोगों और हॉस्पिटल की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो वहाँ 8000 लोग शुरुआत के 2 हफ्तों में मर गए थे और 8000 लोग इन बीमारियों से, MIC से हुई बीमारियों से मरे थे। वहीं 40,000 लोग अपंग हो गए थे और 5 लाख से अधिक लोगों पर इस MIC गैस का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों की औद्योगिक तरीके से जान गई थी। जब ये बात सुबह लोगों तक फैलती है तो क्या कदम उठाती हैं सरकारें और क्या कदम उठाती है यूनियन कार्बाइड कंपनी। दोस्तों, वहाँ पर फिर यूनियन कार्बाइड कंपनी अपनी US से अपनी जो टीम थी वो इंडिया भेजती है। उसमें जो बची हुई 2 टैंक्स में जो 7 थी, जो 2 टैंक में बची हुई जो MIC थी उसमें से जो 7 बनाती है और वहाँ से सारी MIC निकाल लेती है। लोग इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट करने लगे, सड़कों पर आ गए कि इस चीज़ का कारण यूनियन कार्बाइड कंपनी है। काफ़ी दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में ये केस चलता रहा। फिर यूनियन कार्बाइड कंपनी ने लोगों को रिलीफ के लिए $470 मिलियन दिए थे और तब से लेकर अब तक ये केस सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहा है। तो ये थी भोपाल गैस त्रासदी की कहानी।
वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।